हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, निमी टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों डीआरडीओ सेप्टम 10 30 सितंबर 2019 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर का हम एनालाइज करने वाले हैं और उस एनालाइज का ये सेकेंड एपिसोड होगा, जिसमें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट होंगे और कुछ ही मिनटों में उन प्रश्नों का सोल्यूशन में आप तक पहुंचाना प्रारंभ कर दूंगा। और देखिएगा दोस्तों, रातें हैं अधूरी मगर सवाल ख्वाबों का है। सुनिएगा, रातें हैं अधूरी मगर सवाल ख्वाबों का है, ख्वाब नशे में है और नशा कामयाबी का है। अगर दोस्तों आपकी रगों में कामयाबी पाने का जोश दौड़ रहा होगा दोस्तों, अगर आपकी रगों में दोस्तों कामयाबी के लिए जुनून दौड़ रहा होगा, तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि जो स्टूडेंट सच्ची लगन के साथ संघर्ष कर रहा है ना, कामयाबी दोस्तों उसके हक में होना चाहिए, कामयाबी उसके फेवर में होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों प्रेम मोहब्बत सब छोड़िए दोस्तों, प्रेम मोहब्बत सब धोखा है ना। इससे दोस्तों बचिए, इससे लाइफ आपका सेट नहीं होने वाला है। आपको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा, है ना। इसीलिए दोस्तों तोड़ेंगे गुरूर इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, तोड़ेंगे गुरूर इश्क का हम इस कदर सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में और हम सामने से गुजर जाएंगे। इतना इग्नोर करिए दोस्तों, जो जरूरी है उस चीज को कैच करिए, उस चीज को दोस्तों पकड़िए। बाकी दोस्तों आपको क्या करना है, इग्नोर करते रहना है। देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने उपस्थित है और इसका आंसर दीजिए। और हाँ दोस्तों, हर क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको साथ में मिलेगा। आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा और इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा, निकल कैडमियम सेल की निम्नतम वोल्टेज सीमा कितनी होती है, वो कितनी होती है दोस्तों, निकल कैडमियम सेल की। सुनिएगा, जो आपकी निकल कैडमियम सेल है ना, उसका आंसर होगा दोस्तों 1.3 वोल्ट। कितना, 1.3 वोल्ट। ये किस कंडीशन में, ये दोस्तों फुल चार्ज की कंडीशन में, है ना। फुल चार्ज की स्थिति में होती है, आपकी फुल चार्ज की स्थिति में होती है 1.3 वोल्ट। और ये डिस्चार्ज की कंडीशन में कितनी होती है, नोट करना, डिस्चार्ज की स्थिति में दोस्तों ये 1.2 वोल्ट होती है। कितना, 1.2 वोल्ट। कहने का क्या मतलब है कि आप दोस्तों 1.3 वोल्ट में से केवल 1.2 वोल्ट को ही यूज कर सकते हैं। 0.1 वोल्ट दोस्तों ये अपने ही आप आंतरिक प्रतिरोध के कारण, किसके कारण, आंतरिक प्रतिरोध के कारण ये ड्रॉप हो जाती है। इसको हम यूज में नहीं ले सकते, नहीं ले पाते हैं। और देखिएगा, जो आपकी निकल कैडमियम सेल है, इस निकल कैडमियम सेल को दोस्तों हम क्षारीय सेल के नाम से भी जानते हैं। किसके, क्षारीय सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और जो निकल कैडमियम सेल होती है, सुनिएगा दोस्तों, निकल कैडमियम सेल की दक्षता कितनी होती है, तो लिखिएगा दोस्तों, जो इसकी दक्षता होती है वो होती है 70 से 90% इसकी दक्षता होती है। और इसी के साथ में एक पॉइंट और लिखिएगा, चार्ज करने के दौरान, है ना, चार्ज के दौरान इसका दोस्तों जो तापमान सीमा होता है उसको भी नोट करिए। इसका तापमान सीमा दोस्तों 60 से लेकर के 65 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे निकल कैडमियम सेल की लाइफ टाइम और अच्छी हो और अधिक हो, तो फिर दोस्तों इस टेम्परेचर को हमें 0 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड रखना होगा। फिर इसकी लाइफ टाइम में दोस्तों बढ़ोतरी हो जाती है। और इसका यूज कहां पर करते हैं, तो एक डाटा और लिखेगा, जो इसका यूज किया जाता है ना, वो यूपीएस में। कहां पर दोस्तों, यूपीएस में करते हैं, या फिर दोस्तों डीजल इंजन में, यूपीएस में, डीजल इंजन में। डीजल इंजन का मतलब आप क्या समझ रहे हैं दोस्तों, ऑटोमोबाइल्स में। कहां पर, ऑटोमोबाइल्स में। अब की जो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है उस इंजन में दोस्तों प्रयोग किया जाता है निकल कैडमियम सेल की। इसके अलावा दोस्तों लिखेगा सैटेलाइट में भी हम इसको काम में लेते हैं। कहां दोस्तों, दोबारा सुनिएगा, इसका ये यूपीएस में, डीजल इंजन में, सैटेलाइट में इसको हम काम में लेते हैं। बाकी टोटल डिटेल्स दोस्तों आपके सामने है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 42 है, ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक से सेकेंडरी के मध्य पावर ट्रांसफार्मर किस रूप में होती है। देखिए दोस्तों, जो आपका पावर का ट्रांसफर किया जाता है ना, पावर ट्रांसफर दोस्तों दो
प्रकार से की जाती है ना। कौन कौन सा है, तो सबसे पहला नोट करना, सबसे पहला कौन है दोस्तों, चालन है ना, है पहला क्या है, चालन, और दूसरा दोस्तों इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रेरण। तो दोस्तों इसमें से जो प्रेरण है ना, उसका एग्जाम्पल क्या है आपका, फ्लक्स। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चालन को ही हम क्या कहते हैं, इसी को दोस्तों हम संवहन के नाम से भी जानते हैं, नोट करना इस चीज को, इसी को हम संवहन के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका इंडक्शन है, इसके माध्यम से पावर का जो ट्रांसफर है दोस्तों वो 100% हो जाती है। क्या दोस्तों कैसा होता है, 100% होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 43। एसी मोटर में 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 750 आरपीएम है, मोटर में पोल कितने होंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। इसका दोस्तों सिंक्रोनस स्पीड एक फॉर्मूला होता है 120 fs इंटू पी। इसको दोस्तों आप पोल के लिए कैसे निकालेंगे, तो पोल के लिए हो जाएगी 120 fs बटा ns है ना। अब देखिएगा 120 दोस्तों आपका तो क्या है, ये फेज डिस्प्लेसमेंट है, और fs कितना दिया हुआ है आप देखिएगा 50 हर्ट्ज है, और आपको सिंक्रोनस स्पीड भी दे रखा है 750 आरपीएम। आप देखिए 10 से 10 काट दीजिए है ना, 12 25 कितना हो जाएगा 60, ये हो गया दोस्तों 600 और 75 अट्ठे कितना होता है, तो देखिएगा 75 अट्ठे 600 होती है। तो यही आंसर आपका हो गया, यही क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। तो डीआरडीओ में इतना सिंपल क्वेश्चन, और ये जो सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये दोस्तों आपको सक्सेस करने के लिए, आपको दोस्तों सिलेक्शन तक ले जाने के लिए क्वेश्चन आते हैं। ओम मीटर किस प्रकार का यंत्र होता है, याद करिए दोस्तों, ओम मीटर जो यंत्र है ये एमसी टाइप की यंत्र है। किस प्रकार की, एमसी टाइप की यंत्र है। और आपकी जो एमसी है ना दोस्तों, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो नोट कीजिएगा, इसका जो पूरा नाम है मूविंग कॉइल। इसका पूरा नाम क्या होती है, मूविंग कॉइल इसका पूरा नाम है। और ओम मीटर से हम क्या मापते हैं, रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। आगे बढ़िएगा, निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप में नियोन गैस का क्या कार्य है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके समझ लाया हूं दोस्तों, और इसका सॉल्यूशन देखिएगा। निम्न दाब सोडियम वेपर लैंप में जो नियोन गैस होती है, ये लैंप को स्टार्टिंग करने हेतु हम काम में लेते हैं। किसके लिए, लैंप को चालू करते हैं। लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा इस लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप के बारे में सुनना दोस्तों। जो आपका लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप है ना, इस लैंप से जुड़ी और भी घटनाएं लिखिएगा। सबसे पहली घटना आप नोट करना दोस्तों, निम्न दाब जो सोडियम वेपर लैंप है, इस लैंप में आर्गन गैस भी भरी जाती है। कौन सी, आर्गन गैस भरी जाती है। और इसके साथ में दोस्तों, इसके साथ में लिखेगा बहुत कम मात्रा में है ना, कम मात्रा में दोस्तों सोडियम गैस भी भरी जाती है। बहुत ही कम मात्रा में सोडियम गैस भी भरी जाती है ना। इससे संबंधित जुड़ी घटनाएं ये थी। और दोस्तों अगर पूछे कि प्रारंभ में ये किस कलर का प्रकाश देती है, प्रारंभ में दोस्तों प्रकाश किस रंग का उत्पन्न करती है, तो लिखेगा ये रेड कलर की। कैसे दोस्तों, रेड कलर की। लेकिन रनिंग टाइम में है ना, रनिंग समय में, और रनिंग समय का मतलब क्या होता है कि दोस्तों कुछ समय बाद ये किस कलर का प्रकाश उत्पन्न करना चालू कर देती है, ये दोस्तों पीला कलर का है ना। लिखेगा मोनोक्रोम पीला। कैसे दोस्तों, मोनोक्रोम पीला रंग का ये प्रकाश देना चालू कर देती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 46 है, सीआरओ की डायमेंशन किसमें होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों एक द्विरेखी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अचालक नहीं है। ये दोस्तों जस्ता जो है ये अचालक नहीं है, ये क्या है, एक प्रकार का कंडक्टर है। और बाकी जो आपको दिखाई दे रहे हैं रेजिन, खनिज और इंसुलेटर, ये खनिज और क्राउन, ये सब दोस्तों क्या है, ये सब इंसुलेटर है ना। ये क्या है, इंसुलेटर। कैसे हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। क्यों नहीं करंट का प्रवाह होता है, क्योंकि इनकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है ना, वो दोस्तों इनका अलग अलग अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है। रेजिन का लिखिएगा कितना होता है, 12 किलो वोल्ट प्रति एमएम। कितना दोस्तों, 12 किलो वोल्ट प्रति एमएम। किसका है, रेजिन का। यहीं पर खनिज तेल का लिखिएगा दोस्तों 8 एमएम। कितना, 8 किलो वोल्ट प्रति एमएम। 8 किलो वोल्ट प्रति एमएम ये किसका होता है, खनिज ऑयल को होती है। और क्राउन का भी दोस्तों कितना होता है, 8 से लेकर के 12 किलो वोल्ट प्रति एमएम। ये भी किसका होता है, क्राउन कांच का होता है। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर देखिए, अगला है हाँ क्वेश्चन 48 नंबर आप देखिएगा दोस्तों, सोल्डरिंग की बिट किस धातु की बनाई जाती है। जो सोल्डरिंग की बिट होती है ना, सुनिएगा दोस्तों,
हीट जनरेट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है H बराबर I²RT, है ना। आप इसको ध्यान से समझिएगा। ये जो आपको T दिखाई दे रहा है ना, ये T दोस्तों किस पे डिपेंड है? I² पर डिपेंड है। और जो आपकी I है ये किस पे डिपेंड होती है दोस्तों? चालकता पर डिपेंड होती है। और चालकता किस पे डिपेंड होती है? ऐसे मटेरियल पे जिसमें रेजिस्टेंस कम हो, और रेजिस्टेंस दोस्तों उच्च चालकता, जो आपका ताम्र है ना उच्च चालकता वाली, उसी का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। और हार्ड ड्रॉन कॉपर से आप क्या बनाते हैं? तो इससे दोस्तों आप बनाते हैं कम्यूटेटर। आप लिखिएगा, इससे आप कम्यूटेटर जैसे युक्ति का निर्माण करते हैं। और यूरेका से क्या बनाते हैं दोस्तों? परिवर्तित मान का प्रतिरोध बनाने के लिए हम यूरेका का प्रयोग करते हैं। और नाइक्रोम से दोस्तों हम क्या बनाते हैं? हीटर की कॉइल। नोट कीजिएगा, क्या बनाते हैं? हीटर की हम कॉइल बनाते हैं। नाइक्रोम से हीटर की कॉइल बनाई जाती है। बड़े ही आसान क्वेश्चन आपके डीआरडीओ में पूछे जाते हैं। और अभी दोस्तों जो आपका ये आपका दोस्तों कहाँ काम आ सकता है? अभी जो आपका 22 जनवरी को एग्जाम हो रहा है ना, उस एग्जाम के लिए दोस्तों ये काम आ सकता है, इसलिए मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। ट्रांसफॉर्मर में किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? बताइए दोस्तों। ये हमिंग प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर मैं कहूँ किसके कारण होती है, तो लिखिएगा दोस्तों मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण। किसके कारण दोस्तों? लिखिएगा मैग्नेटो स्ट्रिक्शन के कारण ये हमिंग नॉइज उत्पन्न होती है। मैग्नेटो स्ट्रिक्शन क्या है दोस्तों? विद्युत चुंबक है। ये क्या है? विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। विद्युत चुंबकीय प्रभाव ये आपका मैग्नेटो स्ट्रिक्शन कहलाती है। और ची ची की आवाज किससे उत्पन्न होती है? रिले से उत्पन्न होती है। याद करिए दोस्तों, पिछले क्लासों में मैंने आपको बताया था कि ची ची की आवाज रिले से उत्पन्न होती है। किसके कारण उत्पन्न होती है और क्यों उत्पन्न होती है? दोस्तों जो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट है ना, जो इसका कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, वो कॉन्टेक्ट पॉइंट में दोस्तों धूल मिट्टी जम जाने के कारण। किसके कारण? अगर धूल मिट्टी जम गई है तो ची ची की आवाज होगी। किसकी? ची ची की आवाज। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 50। ट्रांसफार्मर में खनिज ऑयल का उपयोग किया जाता है। एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है दोस्तों, जो जनरली बहुत बार पूछा गया है ना। ट्रांसफार्मर में खनिज जो ऑयल होती है, इसका यूज आप कहां पर करते हैं, किस उद्देश्य से करते हैं? तो शीतलन के लिए और दोस्तों इंसुलेशन के लिए करते हैं। अब इससे जुड़ी दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स रखता हूं आपके सामने। देखिएगा, जो आपका खनिज ऑयल है ना, जो आपका खनिज ऑयल है दोस्तों, ये किस ग्रेड का ऑयल होता है? तो लिखिएगा दोस्तों, ये बी ग्रेड की ऑयल होती है। किस ग्रेड की? बी ग्रेड की ऑयल होती है, जिसको हम कहते हैं दोस्तों पैराफिन ऑयल। लिखिएगा, इसको हम पैराफिन ऑयल के नाम से जानते हैं। और इस ऑयल की दोस्तों तापमान सीमा कितनी होती है? नोट कीजिएगा, जो आपकी तापमान सीमा होती है वो दोस्तों 140 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। कितनी? 140 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ में और लिखेगा, इस पैराफिन ऑयल का दोस्तों, पैराफिन ऑयल जो होती है, इस तेल का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? डाई इलेक्ट्रिक सामर्थ्य दोस्तों कितनी होती है? 50 किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप ध्यान रखना दोस्तों, किलो वोल्ट प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में है। फिर एक चीज और लिखे दोस्तों, 658 केल्विन तापमान पर। कितना? 658 केल्विन तापमान पर दोस्तों ये क्या हो जाती है? डीकंपोज हो जाती है। ये जो ऑयल है ये क्या हो जाती है? डीकंपोज हो जाती है। और कई प्रकार की इसमें से गैस उत्पन्न होने लगती है ना। इसमें जो गैस उत्पन्न होती है, उस गैस में से दोस्तों 70% गैस हाइड्रोजन गैस होती है। और उसी गैस से आपका बुखोज रिले ऑन होती है, वो दोस्तों अलार्म का सिग्नल देती है ना। तो चलिए, ये सारे डिटेल्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल और पानी का मिलना कहलाता है सांद्रण, सल्फ्यूरिक अम्ल, शरबत या इलेक्ट्रोलाइट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। यूज अगर पूछे कहां पर इसका यूज किया जाता है, तो हम बैटरी में इसको काम में लेते हैं। कहां पर दोस्तों? हम बैटरी में इसको काम में लेते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, अम्ल और पानी का मिश्रण होता है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, डीसी मोटर के नेम प्लेट पर लिखी पावर कौन सी पावर होती है? तो दोस्तों ये आउटपुट पावर होती है। कौन सी पावर होती है? ये आउटपुट पावर है। और एक बात और लिखिए दोस्तों, ये किस रूप में आपको मिलता है? ये बीएचपी के रूप में होता है ना। बीएचपी का पूरा नाम लिखिएगा दोस्तों, ब्रेक हार्स पावर।
ब्रेक हॉर्स पावर इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। और इस पावर को दोस्तों हम उपयोगी पावर के नाम से भी जानते हैं, है ना, उपयोगी पावर के नाम से भी जानते हैं। और ये जो आपकी उपयोगी पावर है ये कहां पर मिलती है, हमें सॉफ्ट पर मिलती है। कहां पर दोस्तों, सॉफ्ट पर मिलती है, बीएचपी के रूप में। और बीएचपी बराबर होता है 2 पाई NT बटा 60 इंटू 735.5, ये समझिए, है ना, कितना, बीएचपी बराबर 2 पाई NT बटा 60 इंटू 735.5, ये फॉर्मूला है, ये एग्जाम में दोस्तों पूछ लिया जाता है ना। तो इसको आपको क्या करना है, नोट करना है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज कार्य करने में सक्षम है। इससे आसान क्वेश्चन और क्या बन सकता है। देखिए जो डीआरडीओ है ना दोस्तों, ये बार बार क्वेश्चनों को रिपीट भी करता है ना, इसलिए आपको क्या करना है, इस सॉल्यूशन को जरूर गौर से देखना है, क्योंकि यही सॉल्यूशन है जो दोस्तों आपके अंदर के कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, है ना। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस दोस्तों और कुछ नहीं, आपका विश्वास और कुछ नहीं दोस्तों, आपके अंदर का ज्ञान ही आपका भरोसा है, आपका विश्वास है। अगर दोस्तों आप अपने मेहनत पर यकीन करते हैं ना दोस्तों, आप डेफिनेटली दोस्तों आप निश्चिंत रहिए, आपको सफलता 100% मिलेगा। बस दोस्तों आपको अपने दोस्तों जो मेहनत है ना, इस मेहनत पे कॉन्फिडेंस करना होगा, इस पे विश्वास करना होगा, क्योंकि विश्वास ही ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको अंदर से ताकत देगी। और दोस्तों इस जंग में, इस लड़ाई में दोस्तों आपको लड़ने के लिए वो मोटिवेट करेगा, है ना। आप जब खुद से मोटिवेट होंगे ना दोस्तों, वो असली मोटिवेशन होता है ना। बाकी तो सभी देखिएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज कार्य करने में सक्षम है दोस्तों, एसी और डीसी लिखेगा। ये 0.1 ओम से लेकर के, है ना, 1 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस का मापन कर सकता है। ये किस प्रकार के प्रतिरोध को मापती है, अज्ञात प्रतिरोध का मापन करती है। किसका दोस्तों, अज्ञात प्रतिरोध का मापन करती है। अगर मैं आपसे कहूं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दोस्तों, इस ब्रिज में जो हम गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं वो किस प्रकार का गैल्वेनोमीटर होता है, तो लिखिएगा दोस्तों स्पोर्ट बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर। कौन सी दोस्तों, स्पोर्ट बैलास्टिक गैल्वेनोमीटर को हम काम में लेते हैं। तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। जितना भी दोस्तों कुछ नई नई चीजें भी आपके लिए लेकर आया हूं, कुछ नई नई जानकारियां भी लेकर आया हूं, और उन जानकारियों को मैं आपके समक्ष रखूंगा और आप तक पहुंचाना ही दोस्तों मेरा उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन, घरों के लिए प्रदीपन की रेटिंग होती है। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 30 से लेकर 40 लुमेन प्रति वाट। अब सुनिए दोस्तों, एक और आपको इंफॉर्मेशन, नई चीज, आपको नई डाटा बताने वाला हूं, सुनिएगा। अगर मैं कहूं दोस्तों चांद से, है ना, अगर मैं कहूं चांद से कितना प्रकाश आपको प्राप्त होती है, तो लिखेगा 0.25, कितना, 0.25 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। चांद से आपको दोस्तों इतना प्रकाश प्राप्त होती है, इतने कैंडल का प्रकाश प्राप्त होती है। फिर लिखिए दोस्तों सूर्य से कितना होता है, तो ये भी लिखिएगा। तो सूर्य से होती है दोस्तों 1,65,000, कितना, 1,65,000 कैंडल प्रति मीटर, इतना आपको क्या मिलता है, इतना दोस्तों आपको प्रकाश मिलती है। फिर लिखिएगा दोस्तों CFL के बारे में, है ना, CFL के बारे में। लेकिन CFL में 2 कंडीशन होता है। पहला होता है दोस्तों लैटरल पोजीशन, लैटरल डायरेक्शन, जिसको हम कहते हैं पार्श्व दिशा, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व दिशा। तो CFL में जब डायरेक्शन पार्श्व दिशा हो तब दोस्तों आपको मिलेगा 8,000 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर, कितना, 8,000 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। अगर यही CFL का दोस्तों डायरेक्शन कैसा हो, लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि अनुदैर्ध्य दिशा, कौन सी दोस्तों, अनुदैर्ध्य दिशा हो, इसका डायरेक्शन कैसा हो, अनुदैर्ध्य दिशा में हो, तब दोस्तों आपको मिलेगा 5,000, कितना, 50,000 हो गया, 5,000 कैंडल प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये सारे डेटा थे जो आपके लिए बिल्कुल नया डेटा लेकर आया था, और दोस्तों इसको आप तक ही पहुंचाना मेरा उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, धारा ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी धारा रेटिंग कितनी होती है, ये होती है दोस्तों 5 एम्पियर। लेकिन आप घबराइएगा मत, अगर ऑप्शन में 5 ना हो तो एक और लिखिए दोस्तों 1 एम्पियर, एक और डाटा आप लिखिएगा 1 एम्पियर। ये भी दोस्तों करंट ट्रांसफार्मर की रेटिंग है, किसकी, करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट रेटिंग होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग की क्या होती है, ये करंट रेटिंग होती है। तो इसको भी आप नोट कीजिएगा। देखिएगा 1 एम्पियर भी होता है और 5 एम्पियर भी होती है। जो आपकी सेकेंडरी
ट्रांसफार्मर होती है, ये कौन सी ट्रांसफार्मर होती है? ये दोस्तों स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन सी? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होती है। इसी के साथ में लिखेगा ये सीरीज में लगाई जाती है। कहां पर? ये सीरीज क्रम में इसका कनेक्शन किया जाता है। आगे बढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं 55 कंप्लीट हो चुकी है और 56 की तरफ देखिए। स्लिप रिंग मोटर में शुरुआती समय में रोटर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ये दोस्तों बराबर होती है। किसके बराबर होती है? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के। किसके? सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। यानी कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है तो दोस्तों ये भी 50 हर्ट्ज भी इसका भी मान होता है। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पावर फैक्टर के बारे में पूछता तब आपका आंसर क्या होता? सुनना, जब भी मोटर को आप स्टार्ट करते हैं ना तो मोटर का रोटर दोस्तों जैसे जैसे घूमना स्टार्ट होती है ना, जैसे जैसे मोटर का दोस्तों रोटर घूमने लगती है वैसे वैसे दोस्तों फ्रीक्वेंसी का मान भी धीरे धीरे पावर फैक्टर का मान धीरे धीरे बढ़ने लगती है और तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि आपकी रोटर दोस्तों अपने मैक्सिमम आरपीएम तक नहीं पहुंच पाती। और जब मैक्सिमम आरपीएम तक पहुंच जाती है तो पावर फैक्टर दोस्तों एक बार तो दोस्तों वो झटके के साथ इकाई पावर फैक्टर तक पहुंच जाएगी। फिर वो पावर फैक्टर धीरे धीरे करके डाउन होने लगती है। फिर वो अपने 0.8 0.7 पर आकर वो स्टैब्लिश हो जाती है, वहीं पे वो रुक जाती है। लेकिन प्रारंभ में वो इकाई तक चली जाती है ना। तो ये दोस्तों गेम है मशीन का। आगे बढ़िएगा और क्वेश्चन नंबर देखिए 56 तो कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन है एसी और डीसी दोनों प्रकार के सप्लाई में प्रचालित होने वाली कौन सी मोटर होती है? ये दोस्तों आपका सार्वत्रिक मोटर है। अगर मैं कहूं कि सर्वो मोटर किस प्रकार की मोटर है? दोस्तों 2 फेज प्रकार की मोटर होती है। कौन सी? 2 फेज प्रकार की आपकी मोटर होती है। लेकिन इसी से संबंधित एक और कमाल बात सुनिए, वो क्या है दोस्तों? ये 2 फेज प्रकार की मोटर तो होती है लेकिन इसके स्टेटर वाइंडिंग में है ना, इसकी जो स्टेटर होती है ना, स्टेटर में दोस्तों 2 प्रकार की वाइंडिंग होती है। पहला हम कहते हैं मुख्य वाइंडिंग, पहले को हम कहते हैं मुख्य वाइंडिंग और दूसरा दोस्तों होती है कंट्रोलिंग वाइंडिंग। कौन सी? दूसरी होती है कंट्रोलिंग वाइंडिंग। तो देखिएगा इसके स्टेटर में 2 प्रकार की वाइंडिंग है और 2 फेज प्रकार की ये मोटर होती है। आगे बढ़िएगा क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58 इंसुलेशन का टेस्टिंग करने के लिए किस यंत्र को प्रयोग में लेते हैं? किस यंत्र द्वारा हम इंसुलेशन को टेस्ट करते हैं? ये दोस्तों बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। मैगर के द्वारा और ग्राउलर के द्वारा आप क्या माप सकते हैं? तो नोट कीजिएगा, इसके द्वारा हम दोस्तों शॉर्ट सर्किट, किसका शॉर्ट सर्किट? आर्मेचर वाइंडिंग का शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट और फिर दोस्तों ग्राउंड फॉल्ट लिखेगा। और कौन सा? तो हम ग्राउंड फॉल्ट भी इससे चेक कर सकते हैं, है ना। और माइक्रोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? तो इसके द्वारा दोस्तों 0.01 mm तक की तार का व्यास का मापन कर सकते हैं हम, है ना, तार का व्यास का मापन कर सकते हैं। और यहीं पे लिखेगा जो आपकी स्पीडोमीटर होती है वाहनों की गति मापने के लिए। किसकी दोस्तों? वाहनों की स्पीड मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और एक होता है दोस्तों ओडोमीटर, वो आपकी बाइक में लगी होती है। आप देखिएगा जब आप बाइक चलाते हैं तो सामने दोस्तों जो मीटर लगा हुआ है ना, जो स्पीड को बताती है कि आपकी गाड़ी दोस्तों कितनी रफ्तार से मतलब कि आपकी जो गाड़ी है ना वो कितना भाग चुकी है ना, कितना गति वो तय कर चुकी है, उसको कौन बताता है? ओडोमीटर बताती है। फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करती है? इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है? और एयर के सिद्धांत पे दोस्तों कौन काम करता है? तो सर्किट ब्रेकर, है ना, एयर सर्किट ब्रेकर लिखेगा। जो आपकी एयर सर्किट ब्रेकर होती है वही दोस्तों एयर के सिद्धांत पर काम करती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, टोटल क्वेश्चन दोस्तों 85 है। हर क्वेश्चन को मैं आप तक दोस्तों पहुंचाऊंगा बिल्कुल आसान भाषा में। हर क्वेश्चन का दोस्तों जो कॉन्सेप्ट है ना आपको क्लियर हो जाएगा बिल्कुल मक्खन की तरह, इसलिए आप देखते रहिए। अस्थायी वायरिंग की जाती है। अभी दोस्तों एमपीटीओ का हाल में एग्जाम हुआ था, हाल ही में जो एग्जाम हुआ था ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था। अस्थायी वायरिंग की जाती है, ये हाउस होल्ड में की जाती है। और ऊंची इमारतों में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये वृक्ष प्रकार की, है ना, वृक्ष प्रणाली सिस्टम वाली वायरिंग की जाती है। किसमें दोस्तों? बड़ी प्रकार की जो बड़ी इमारतें होती हैं, है ना। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? सोल्डरिंग में फ्लक्स सहायता क्या करता है? तो दोस्तों जोड़ को रवेदार बनाने में, धातु को पिघलाने में, ऑक्सीकरण से बचाने में। किससे? ऑक्सीकरण से बचाने में। देखिए जब आप ज्वाइंट करते हैं ना, दो दोस्तों मटेरियल को ज्वाइंट करने के लिए हमें एक फिलर मटेरियल की
फिलर मटेरियल को काम में लेना पड़ता है, और उसी फिलर मटेरियल को हम क्या करते हैं दोस्तों, इस यानी कि दो धातुओं को ज्वाइंट बनाते हैं, उसके जो बीच में गैप है उस गैप को हम फिल करते हैं, हम भरते हैं। तो जब हम ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, ये प्रक्रिया कर रहे होते हैं, उस समय क्या होता है दोस्तों, देखिए जैसे ये दो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट के बीच में अभी देखिए और कुछ नहीं है लेकिन एयर है। ये एयर क्या करता है, अगर दोस्तों हम फ्लक्स यूज नहीं करेंगे ना, वो एयर बीच में रह जाएगा, और अगर एयर रह गया दोस्तों तो क्या करता है, एयर ज्वाइंट को दोस्तों कमजोर बना देता है। इसलिए कमजोर ना हो सके दोस्तों, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फ्लक्स को काम में लेते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर पढ़िए, मोटर वाहन में कन्वर्टर किस उद्देश्य हेतु फिट किया जाता है। दोस्तों एसी को डीसी में बदलने के लिए हम कन्वर्टर को काम में लेते हैं। किसको, कन्वर्टर को काम में लेते हैं। और डीसी को एसी में बदलने के लिए दोस्तों हम इन्वर्टर को लेते हैं। किसको, इन्वर्टर को काम में लेते हैं। और डीसी को डीसी दोस्तों चॉपर बदलती है, कौन, चॉपर बदलती है। और एसी को एसी कौन बदलता है, तो लिखेगा साइक्लोट्रॉन। कौन बदलती है, साइक्लोट्रॉन। तो ये सारे चीज है दोस्तों, सारे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आपको नोट करना चाहिए, है ना। जब ये सब आपको आने लगेंगे ना, तो आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप अपने आप को दोस्तों एक अलग ही प्रकार से महसूस करने लगेंगे, और वही महसूस आपको दोस्तों दिलाना चाहता हूं। आप अपनी तैयारी दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूरी मत बनाइए, अपनी तैयारी को अपनी तैयारी में मजबूती लाइए, तब दोस्तों आएगा मजा। तब आप कंपटीशन में बैठेंगे ना, तो अपने आप को दोस्तों एक अलग ही स्टूडेंट, अपने आप को दोस्तों एक अलग ही प्रकार से अनुभव करेंगे, और वही अनुभव दोस्तों आपको करना है। इसीलिए आपको तैयारी लगातार करते रहना है। 50 किलोवाट 100 वोल्ट मोटर में करंट रेटिंग कितना होगा, देखिएगा। करंट ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला I बराबर P/V है दोस्तों। ये कैसे आप भूल सकते हैं, तो देखिएगा P कितना है, 50 किलो का मतलब होता है दोस्तों 1000, और वोल्ट कितना है, 400 वोल्ट है ना। इतना प्यारा दोस्तों क्वेश्चन है। 2 जीरो से आप भी 2 जीरो काट दीजिए, कितना बच गया, ये 500/4 है ना। कितना हो जाएगा दोस्तों, 125 चौके कितना होता है, 500। तो आंसर क्या हो गया, 125 एम्पियर। यही दोस्तों आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बिल्कुल दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके ही फेवर में थे। निम्नलिखित में से कौन सी मोटर 3000 आरपीएम से कम पर घूमती है, तो ये होती है दोस्तों आपकी इंडक्शन मोटर, हमेशा 3000 आरपीएम से कम पर घूमती है। अगर इसको 3000 आरपीएम पर घुमा दिया जाए तो क्या हो जाएगी, एक बहुत बड़ी घटना घट जाएगी दोस्तों, आपकी मोटर रुक जाएगी। क्या होगी, आपकी मोटर रुक जाएगी, है ना। इसीलिए आपको रोकना नहीं है दोस्तों, आपको क्या नहीं करना, आपको रोकना नहीं, मोटर को चलाना है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 65 पढ़िए। सिंक्रोनस मोटर को अंडर उत्तेजना पर ऑन करने से पावर गुणांक हो जाती है। ये दोस्तों क्या होती है, पश्चगामी। नोट कीजिएगा, कैसी होती है, पश्चगामी। सिंक्रोनस मोटर को अंडर एक्साइटेशन, अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि लेवल एक्साइटेशन पे कैसा आपको पावर फैक्टर मिलेगा, है ना, लेवल एक्साइटेशन पर, तो लेवल एक्साइटेशन पर दोस्तों यूनिटी पावर फैक्टर मिलती है। कैसी, यूनिटी पावर फैक्टर। यहीं पे एक और पॉइंट लिखेगा, ओवर एक्साइटेशन के बारे में। ओवर एक्साइटेशन में किस प्रकार की आपको पावर फैक्टर प्राप्त होती है, वो दोस्तों लीडिंग पावर फैक्टर, कौन सी, लीडिंग पीएफ आपको प्राप्त होती है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन काफी है दोस्तों, थोड़ी रफ्तार को तेज करते हैं। यांत्रिक घाव से बचाव के लिए केबल में लगाया जाता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, आर्मरिंग को हम लगाते हैं। आर्मरिंग को, आर्मरिंग किसकी बनी होती है, ये स्टील की होती है ना, किसकी, स्टील की होती है। सीथिंग दोस्तों क्या करता है, ये नमी से बचाता है। किससे, नमी से बचाता है। और जो आपकी बेटिंग है ना, ये बेटिंग दोस्तों, बेटिंग सीथिंग को बचाती है। और जो आपकी सर्विंग है, ये क्या है दोस्तों, बाहरी वातावरण से, किससे, बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है। बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करती है केबल को। और सुनिएगा, जो आपकी सर्विंग है ना, केबल का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जिसको हम सर्विंग कहते हैं, और उसके नीचे जितने भी लेयर है, चाहे बेटिंग, आर्मरिंग, सीथिंग हो, चाहे कंडक्टर हो, है ना, सबको दोस्तों ये कवर करके रखती है, सबको ये सुरक्षा प्रदान करती है ना। यही देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है। किसी अल्टरनेटिव नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी में वृद्धि करने पर इंडक्टेंस कैसा होगा दोस्तों, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या होगा, वृद्धि इसका सही आंसर होगी, है ना। आगे बढ़िएगा,
और इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 है, सूखा सेल की ईएमएफ वोल्टेज रेंज लगभग कितनी होती है। दोस्तों सूखा सेल का कितना होता है, तो 1.5%। कितना, 1.5%। 2.5 कितना है दोस्तों, 2.5 वोल्ट किसका है, तो लिखेगा लिथियम आयन का। किसका, लिथियम आयन जो आपकी बैटरी होती है उसी का होता है दोस्तों 2.5 से लेकर के 3.7 वोल्ट। 1.4 होती है दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड, सॉरी लैक्लांची सेल की। किसकी, लैक्लांची सेल की होती है 1.4 वोल्ट, और 1.3 वोल्ट होती है दोस्तों बटन सेल की। किसकी, बटन सेल की। ये 1.3 वोल्ट है दोस्तों बटन सेल की। लैक्लांची सेल 1.4 वोल्ट और 2.5 से 3.7 वोल्टेज है दोस्तों लिथियम आयन सेल की, और 1.5 वोल्ट किसकी है, शुष्क सेल की है ना। ये दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और इससे संबंधित और क्या पूछे जाते हैं, इनके इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। पढ़िए क्वेश्चन को, शक्ति गुणांक की इकाई क्या होती है, तो शक्ति गुणांक की इकाई दोस्तों कोई इकाई नहीं होती। आपने दोस्तों देखा होगा 0.8 लैग, आपने ये भी सुना होगा 0.8 लीड, आपने दोस्तों लीड ये भी सुना होगा। ये लैग और लीड क्या है, ये दोस्तों किसी नेटवर्क के प्रकृति को बताते हैं, है ना, किसी नेटवर्क के नेचर को बताते हैं। यानी कि इस नेटवर्क में भार किस नेचर का है उस चीज को ये बताती हैं, और 0.8 ये किसको बताती हैं, ये इसके मान को बताती हैं। इसलिए इसका कोई नहीं दोस्तों, इसका कुछ भी नहीं होता इकाई। और दोस्तों देखिएगा वेबर प्रति मीटर किसकी है, तो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। किसकी, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की ये यूनिट होती है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की। फैराडे किसकी यूनिट है, लिखिएगा दोस्तों फैराडे किसकी यूनिट है, ये आवेश की यूनिट है। किसकी, ये आवेश की यूनिट होती है। लिखिएगा सीजी एसआई में पहले लिखिए दोस्तों, एसआई में जो आपकी आवेश की यूनिट होती है ना, वो होती है दोस्तों किसमें होती है, कूलम्ब में। किसमें होती है, वो कूलम्ब में होती है। अगर मैं कहूं एमकेएस में बताइए, तो एमकेएस में आवेश की यूनिट क्या होती है, तो लिखिएगा एमकेएस में होती है दोस्तों एम्पियर प्रति सेकंड। क्या होती है, एम्पियर इंटू सेकंड, एम्पियर गुणे सेकंड। ये किसमें होती है, तो ये होती है दोस्तों एमकेएस में। फिर होता है आपका सीजीएस में, तो देखिएगा सीजीएस में दोस्तों एक होती है ईएसयू प्रणाली में। किसमें, एक होती है ईएसयू प्रणाली में। तो ईएसयू प्रणाली में होती है दोस्तों स्टेट कूलम्ब, उसमें क्या होती है, स्टेट कूलम्ब होती है, ये होती है ईएसयू प्रणाली में। फिर होता है दोस्तों ईएमयू प्रणाली। कौन सी, ईएमयू प्रणाली, तो ईएमयू प्रणाली में होती है, इसका तो हो गया स्टेट कूलम्ब, इसका होता है दोस्तों एब कूलम्ब। क्या होता है इसका, एब कूलम्ब इसकी इकाई होती है। देखिएगा जो आपकी फैराड है ना, जो आपकी दोस्तों फैराडे है, ये आवेश की सबसे बड़ी यूनिट होती है। क्या, आवेश की ये सबसे बड़ी यूनिट होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि सबसे छोटी इसकी यूनिट क्या होती है, तो लिखिएगा दोस्तों आवेश की सबसे छोटी यूनिट है ना, लिखिएगा आवेश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो फ्रैंकलिन होती है। वो क्या दोस्तों, वो फ्रैंकलिन होती है। अब बताइएगा इस आवेश का दोस्तों विमीय सूत्र कितना होता है ना, लिखिएगा इसका जो विमीय सूत्र होता है ना उसको भी आप नोट कीजिएगा। विमीय सूत्र कितना होता है, M0 L0 T1 A1। ये क्या है, ये दोस्तों इसका विमीय सूत्र है। तो सारे डेटा आपके सामने है, आप दोस्तों इसको नोट करिए और पीडीएफ भी साथ में आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। रिवीजन के लिए दोस्तों वो पीडीएफ ही आपका साथ देगी, रिवीजन के लिए वो पीडीएफ ही आपका काम आएगा। अगला है ल्यूमिनस फ्लक्स की इकाई क्या होती है, तो ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई है दोस्तों वो होता है आपका ल्यूमेन। क्या, ल्यूमेन होती है। लक्स किसकी होती है, इल्यूमिनेशन की। किसकी, इल्यूमिनेशन की होती है, इल्यूमिनेशन की होती है आपकी लक्स। और जो मीटर कैंडल है ये भी इल्यूमिनेशन की ही इकाई मानी जाती है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 क्या है कि 50 घंटे सप्लाई पर 6 ध्रुव 3 फेज इंडक्शन मोटर फुल लोड पर 1900 आरपीएम पर गतिशील रहती है। आधे लोड पर इसकी गति कितनी होगी। आप दोस्तों एक चीज को ध्यान रखिएगा, पोल कितने हैं, 6 पोल है ना। इस पोल को हाफ कर दीजिए। देखिए जब आप पोल को हाफ करेंगे ना तो देखिए कितना आंसर आता है।
पोल पहले कितना था 6 पोल, अब इसको हाफ कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 3 पोल, है ना। इस सूत्र से आपका आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों ये 6003 2000 आरपीएम। कितना आ गया 2000 आरपीएम। इतना आसान क्वेश्चन, लगभग 2000 आरपीएम। ऑप्शन नंबर सी को पढ़िए और इसका आंसर करेक्ट करिए। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा, सबसे अच्छा स्वचालक माना जाता है। अब दोस्तों इस क्वेश्चन से जुड़ी जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे ना, उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को मैं आप तक पहुंचाने वाला हूं। सुनेगा, सबसे अधिक चालकता किसकी होती है, तो चांदी की होती है। इसके बाद दोस्तों लिखेगा तांबा, इसके बाद सेकेंड नंबर में है तांबा, फिर होती है आपकी दोस्तों सोना, है ना, और सोना के बाद होती है एल्यूमिनियम की, किसकी, एल्यूमिनियम की, और एल्यूमिनियम के बाद होता है दोस्तों लोहा, और लोहा के बाद होती है आपकी सीसा, और सीसा के बाद आपकी हो जाती है दोस्तों जर्मन सिल्वर। कौन सी होती है, जर्मन सिल्वर, और लास्ट में आपका आता है दोस्तों मरकरी, जिसको आप कहते हैं पारा, है ना। अब चलिएगा इसका दोस्तों चालकता का परसेंट नोट करते रहिए, है ना। चांदी की चालकता दोस्तों 100% होती है, और तांबा की जो चालकता होती है दोस्तों वो कितना होती है 96%, और वहीं पर सोना की होती है दोस्तों 74%, और एल्यूमिनियम की होती है 60%, कितना 60%। वहीं पर लिखेगा लोहा का होता है दोस्तों 16%, कितना, और सीसा को होता है 8%, और जर्मन सिल्वर का 7.6%, वहीं पर दोस्तों पारा का भी लिखिए 1.6%। तो इन सभी को दोस्तों आपको क्या करना है, इन सभी को आपको नोट करना है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है, और दोस्तों ये बड़ा ही आपके काम आ सकता है। आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों यही वो कॉन्सेप्ट था जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, किसी सीरीज नेटवर्क में 3 प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम, 3 ओम और 10 ओम है। 10 वोल्ट की स्रोत से लगे हुए हैं 10 ओम, कितना दोस्तों 10 ओम वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। अगर हम इसको सर्किट डायग्राम के माध्यम से समझे तो बहुत ही आसान ये क्वेश्चन हो जाएगा। सुनिए, इसमें 3 प्रतिरोध है और तीनों आपस में श्रेणी क्रम में कनेक्ट है एक 10 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स के साथ। ये आपका 10 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हो गया। एक का है 2 ओम प्रतिरोध मान, दूसरे का है 3 ओम, फिर तीसरे का है 10 ओम। देखिएगा टोटल आर कितना हो जाएगा, तो टोटल आर आपका है 15 ओम का। आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप निकालिएगा आई बराबर होगा V बटा आर। इस सूत्र से देखिएगा वोल्टेज है आपका कितना 10 वोल्ट, और आर है टोटल 15। आप देखिए भाग नहीं जाएगा, तो करंट आप ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 0 पॉइंट हो जाएगा 15 सिक्का 90, फिर 15 सिक्का 90 एम्पियर, कितना आ गया 0.66 एम्पियर। अब V बराबर आई आर निकालिए, V बराबर आई आर निकालिए, है ना। 10 ओम वाले प्रतिरोध पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, 0.66 एम्पियर आपको मिला है, आर आपके पास है 10 ओम का। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आपका आंसर आएगा, पॉइंट जब काटेंगे तो नीचे 2 जीरो और आ जाएगी, यानी कि टोटल कितना हो गया 66/1000, है ना। भाग दीजिएगा, भाग तो जाएगा नहीं, आपको लगाना पड़ेगा 0, आप लगाइएगा 0, अभी एक बार और लगाना पड़ेगा 0। अब कितने बार में जाएगा 6, है ना, 6 बार में, तो 0.06 एम्पियर, जो कि दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं है, लेकिन चलिए ऑप्शन नंबर बी को ही मैं 6 बना देता हूं, तब दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 74 क्या है, फ्यूज की यूनिट क्या होती है, तो फ्यूज की यूनिट होती है दोस्तों एम्पियर। और देखिएगा आपका जो र्यूमर है और आपकी जो केल्विन है, ये दोनों किसके हैं, ये दोनों तापमान के हैं, किसके हैं, ये दोनों तापमान मापने की एक इकाई है। और जो आपकी केल्विन है ना, ये केल्विन दोस्तों इंटरनेशनल यूनिट होती है। कौन सी यूनिट, इंटरनेशनल यूनिट मानी जाती है, तापमान मापने की इंटरनेशनल यूनिट केल्विन को मानी जाती है। और जो वोल्ट है ना, ये दोस्तों वोल्टेज की यूनिट होती है ना, इसकी वोल्टेज की ये यूनिट होती है। तो ऐसे ही क्वेश्चन डीआरडीओ में पूछे जाते हैं। देखिएगा न्यूमेरिकल भी बहुत कम क्वेश्चन है, सारे नॉर्मल ही क्वेश्चन है। घरेलू मिक्सर में किस प्रकार की मोटर लगाई जाती है, ये दोस्तों यूनिवर्सल आपकी मोटर होती है। और जो आपकी सिंक्रोनिज्म मोटर होती है, इसको आप कहां पर लेते हैं, तो लिफ्ट में। कहां पर दोस्तों, लिफ्ट में, जिसको आप लिफ्ट या एलिवेटर में भी इसको काम में
ले सकते हैं। डबल कैपेसिटर मोटर को आप कहां पर लेते हैं? एसी में। एसी बोले तो दोस्तों एयर कंडीशनर है ना। एसी क्या होती है आपकी? एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर में आप डबल कैपेसिटर मोटर को काम में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़िए दोस्तों, 10 ओम तथा 20 ओम के दो प्रतिरोध 400 वोल्ट की सप्लाई पर समांतर में आश्रित है। 20 ओम प्रतिरोध में करंट की दर आपको बताना है। देखिएगा सर्किट सबसे पहले बना लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। सर्किट आप इस प्रकार से बनाइए, समांतर की सर्किट है और इसमें 400 वोल्ट की वोल्टेज सोर्स है ना। वोल्टेज सोर्स कितना है? 400 वोल्ट है। एक का है दोस्तों 10 ओम मान और दूसरे का है 20 ओम मान। और आपको दोस्तों पूछा क्या गया है कि ये जो 20 ओम वाला रेजिस्टेंस है ना, इस पे आपको क्या बताना है? तो इसमें दोस्तों आपको करंट आई का मान बताना है। सुनिएगा, आई बराबर क्या होता है? V बटा आर। इस फॉर्मूला को अपनाइए ना दोस्तों, क्या दिक्कत है ना। V कितना है? 400 और R 20 ओम है। R कितना है? 20 ओम है। देखिएगा 1 0 से 1 0 काट दीजिए और 20 गुना कितना हो जाएगा? 40। यही आपका क्या है दोस्तों? आंसर है। यही आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। किसी जंक्शन में आने वाली करंट क्रमशः 10, 15 तथा 5 एम्पियर है और जाने वाली करंट 17, 3, 10 एम्पियर है। तो सर्किट में कुल कितने करंट प्रवाह हो रही है? देखिएगा टोटल दोस्तों आपको इस प्रकार से एक नेटवर्क तैयार करना है ना। पहले एरो का निशान लगाइए। 3 दोस्तों आपका करंट है जो इंटर हो रही है इस जंक्शन की तरफ, ये आपका जंक्शन है। और 3 ही जो करंट है इससे बाहर निकल रही है। इसका दोस्तों अलग कलर में मैं डायरेक्शन दिखा देता हूं। देखिएगा आने वाली धारा कितने? 10, 15 और 5। ये हो गया आपका 10 एम्पियर, 15 एम्पियर और 5 एम्पियर। जाने वाली जो धारा है दोस्तों वो कितनी है? 17, 3 और 10। 17 एम्पियर, 3 एम्पियर और 10 एम्पियर। सुनिएगा 17, 3, 20 और 20, 10, 30 हो गया है ना। 10, 15, 25 और 25, 5, 30। यानी कि क्या होगा दोस्तों? आई बराबर 0 एम्पियर। जितना आ रही है नेटवर्क में उतना ही निकल जा रही है। तो नेटवर्क में क्या बच रही है? नेटवर्क में तो कुछ नहीं ना, 0 एम्पियर करंट बच रही है। आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर होती है, इसकी पावर फैक्टर आपको बताना है। तो इसका उच्च पावर फैक्टर होता है। कैसा होता है? उच्च पावर फैक्टर इसका होता है, क्योंकि डबल कैपेसिटर है और कैपेसिटर क्या करती है? पावर को बढ़ा देती है, पावर फैक्टर को। अगला क्वेश्चन है 100 ओम के रेजिस्टेंस तार को इसके लंबाई के दोगुना तक खींचते हैं तब उसका प्रतिरोध होगा। बहुत ही दोस्तों एक ऐसा क्वेश्चन है, कंफ्यूजन करने वाली क्वेश्चन। अक्सर दोस्तों स्टूडेंट गलत आंसर इसका करके आ जाते हैं। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो दोस्तों देखते ही दोस्तों इसका सही आंसर मारते हैं। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो 100% गलत करता है। सुनिए, 100 ओम के रेजिस्टेंस तार को इसके लंबाई के दोगुना तक खींचते हैं। देखिए दोस्तों, अगर लंबाई 2 गुना है, लिखेगा अगर लंबाई कितना है? 2 गुना है तो प्रतिरोध भी कितना होगा? तो प्रतिरोध जो है ना ये भी 2 गुना ही होगी। ये क्या होगी? प्रतिरोध भी 2 गुना ही होगी। अगर इस लंबाई को आप खींच कर बढ़ाते हैं, है ना, इस लंबाई को अगर आप खींच कर 2 गुना करते हैं तो जो आपका प्रतिरोध है ना, उस कंडीशन में प्रतिरोध दोस्तों 4 गुना हो जाती है। कितना? 4 गुना हो जाएगी। और जब आप इसको 3 गुना खींचेंगे तो प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगी, है ना। जब खींचकर इसको 3 गुना लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध जो है ये 9 गुना हो जाएगी। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर बिना खींचे ही आप लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी दोस्तों उसी के एक क्रॉस बढ़ेगी। अगर खींच कर लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध दोस्तों डबल भागती है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किस उद्देश्य हेतु करते हैं? दोस्तों रेजिस्टेंस मापने के लिए करते हैं। और इंडक्टेंस दोस्तों मापन कैसे करते हैं? मैक्सवेल के द्वारा। किसके द्वारा आप करते हैं? मैक्सवेल के द्वारा आप करते हैं। और कैपेसिटेंस का मापन दोस्तों शेयरिंग के द्वारा करते हैं, शेयरिंग ब्रिज के द्वारा। तो इसका देखिए आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। सार्वत्रिक मोटर की स्पीड कंट्रोलिंग कैसे की जाती है? तो आर्मेचर कंट्रोल के द्वारा भी आप करते हैं। और आर्मेचर कंट्रोलिंग के दोस्तों आपको इस कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा सामान्य गति से कम गति प्राप्त होती है ना। कौन सी? सामान्य गति से कम गति आपको प्राप्त होती है। और फील्ड टैपिंग द्वारा आपको सामान्य से उच्च गति प्राप्त होती है ना। सामान्य से उच्च
गति आपको प्राप्त होती है इस कंट्रोलिंग मेथड द्वारा। और CFS कंट्रोलिंग मेथड भी दोस्तों ये इसके द्वारा भी आप मोटर की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है दोस्तों? समकालिक मोटरों में प्रयोग करने वाले डैम्पर कॉइल का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य दोस्तों एक ही मकसद होता है कि मोटर को स्विच ऑन करना तुरंत है, लेकिन आपको कुछ कंडीशन दोस्तों आपको जानना होगा। वो कंडीशन दोस्तों आपको जानना ही होगा, क्योंकि आप देखिएगा जो सिंक्रोनस मोटर है ना, सिंक्रोनस मोटर को जब आप निम्न भार पर स्टार्ट करते हैं, है ना, किस भार पर दोस्तों? निम्न भार पर जब आप प्रारंभ करते हैं तो ये जो आपकी मोटर है दोस्तों निम्न भार पर प्रारंभ करते हैं, ये मोटर दोस्तों स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इंडक्शन मोटर की तरह। कैसे दोस्तों? इंडक्शन मोटर की तरह ये स्टार्ट होती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम निम्न भार पर आप डैम्पर कॉइल को काम में लेते हैं उस समय मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है, लेकिन सेल्फ स्टार्ट तो हो जाती है, लेकिन सिंक्रोनस मोटर की तरह नहीं, वो इंडक्शन मोटर की तरह सेल्फ स्टार्ट होती है। इसको भी आपको नोट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में टर्न अनुपात जो होता है वो होता है दोस्तों N1 बटा N2 है ना। N1 का मतलब क्या है दोस्तों? प्राइमरी वाइंडिंग। क्या होता है? प्राइमरी वाइंडिंग, है ना। इसको नोट कीजिएगा, प्राइमरी वाइंडिंग। और जो आपकी N2 है इसका मतलब होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या होती है इसका मतलब? सेकेंडरी वाइंडिंग। अब दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट लिखेगा, जो आपकी N1 और N2 है ना, इनमें दोनों दोस्तों टर्न अनुपात है ना, टर्न का जो अनुपात है एक समान होती है। कैसी होती है? एक समान का मतलब जितने टर्न दोस्तों आपकी N1 में है, आप मान लीजिए इसमें 250 टर्न है। कितने? 250 टर्न। तो N2 में भी 250 टर्न होगा, तभी दोस्तों आपका जो टर्न रेशियो होगा ना वो इकाई मानी जाएगी। कितना मानी जाएगी? तभी इकाई मानी जाएगी। इसलिए आंसर इसका क्या होगा? N1 बराबर N2 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर जो होती है दोस्तों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये 3 फेज होने के बावजूद भी सेल्फ स्टार्ट नहीं है। सबसे बड़ी कमी है ये। कौन सी सबसे बड़ी ये कमी मानी जाती है? लास्ट क्वेश्चन है, अगर सीलिंग फैन चालू करने पर धीमी चाल से उल्टी दिशा में घूमे तो क्या कारण हो सकता है? आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं और आपको दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मुंह जबानी होनी चाहिए। यार, स्टार्टिंग कॉइल जल गई है, रनिंग कॉइल जल गई है, कैपेसिटर निष्प्रभावी है ना। स्टार्टिंग रनिंग कॉइल जल जाएगी तो आपकी मोटर कभी चलेगी ही नहीं, मोटर कभी घूमेगी ही नहीं। कैपेसिटर निष्प्रभावी, निष्प्रभावी का मतलब दोस्तों या तो कैपेसिटर खराब हो चुका है या कैपेसिटर का कनेक्शन चेंज हो गया है, इसलिए मोटर तो घूम रही है लेकिन उल्टी दिशा में आपकी मोटर घूम रही है। सप्लाई अनुपस्थित होने पर मोटर सेल्फ स्टार्ट ही नहीं होगी। तो ये रहे दोस्तों टोटल 85 क्वेश्चन। अब बताइए दोस्तों सोल्यूशन कैसा लगा आपको, और जो आपके लिए मैं कंटेंट तैयार करके लाया था वो कंटेंट आपको कैसा लगा, है ना। साथ ही साथ दोस्तों आप ही के साथ मैं भी संघर्ष कर रहा हूं। देखिए कब से मैं आपके साथ सामने ही दोस्तों खड़ा हूं और हर पॉइंट को बड़े ही शिद्दत से आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं भी एक संकल्प के साथ आपके सामने आता हूं, एक उद्देश्य लेकर आपके सामने खड़ा होता हूं, और उसी उद्देश्य को दोस्तों जब मैं पूरा करता हूं ना तो मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, मुझे बहुत ही दोस्तों अंदर से बहुत ही सुकून महसूस होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि मैं हमेशा आपके लिए दोस्तों इसी प्रकार का कंटेंट लेकर आता रहूं। इसलिए आप भी दोस्तों इस क्लास को खूब शेयर कीजिएगा, खूब प्यार दीजिएगा दोस्तों, और हमें थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से काम करते रहें। तो चलिए दोस्तों, जीवन में लगातार आगे बढ़ते रहिए, अपने माँ बाप का खूब सेवा करिए, अपने माँ बाप का दोस्तों खूब आशीर्वाद लीजिए, छोटों को प्यार दीजिए और बड़ों को दोस्तों सम्मान कीजिए। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दोस्तों दिन मंगलमय हो, हम ऐसी कामना करते हैं। तो चलिए कल सुबह मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू।